नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुनाहिया साजिश में। आज की ये घटना बाकी घटनाओं से काफ़ी अलग है। 17 जुलाई साल 2016 में उत्तर प्रदेश के हापुड़ नहर में एक लड़की की लाश तैरती हुई पाई गई थी। यूपी पुलिस ने इस पूरे मामले को ओनर किलिंग का मामला समझा था, लेकिन जब इस घटना में जांच को आगे बढ़ाई गई तो 2 साल बाद कुछ ऐसा सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। यूपी पुलिस ने जिन लोगों को कातिल ठहराया था, उसी दिन उन लोगों की भी हत्या कर दी गई थी। इस मामले को हम वेद प्रकाश फैमिली हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। इस केस के अंदर बहुत सारा राज छुपा हुआ है, बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं। सारे खुलासों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। पूरी घटना जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल गुनाहिया साजिश को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, आइए इस घटना को शुरू करते हैं। इस घटना में 6 लोग हैं जिनका जिक्र हम बार बार करने वाले हैं। पहला नाम वेद प्रकाश किरोड़ीवाल, उनकी पत्नी साधना, उनकी बेटी नैना, उनका बेटा शुभम, रितेश कटियार और अभिषेक पाल। 17 जुलाई 2016 को यूपी के हापुड़ की कैनाल में कुछ लोगों को एक महिला की लाश तैरती हुई दिखाई देती है। तो लोगों को किसी अनहोनी का एहसास हुआ और देखते ही देखते वहां पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई, क्योंकि सब हैरान थे कि आखिर इस नहर के अंदर लड़की की लाश आई कहां से। इसलिए उस इलाके में रहने वाले लोगों ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर तुरंत आ जाती है। फिर पुलिस उस नहर में से शव को बाहर निकलवाती है और वहीं पास में एक कार खड़ी थी, सेंट्रो कार, जिससे पुलिस ने यह अंदाजा लगाया कि लाश को इसी कार में लाया गया था। इसलिए पुलिस ने उस कार की छानबीन करनी शुरू कर दी ताकि पुलिस को कोई सुराग मिल सके, ये पता चल सके ये गाड़ी किसकी है या कोई भी ऐसा शक, ये पहचान हो सके कि ये लाश किसकी है। पर पुलिस को कार से कोई सुराग नहीं मिला। कार के ऊपर जो नंबर प्लेट था, उस नंबर से यूपी पुलिस ने पता लगवाया तो पता चला कि ये कार दिल्ली के ही वजीराबाद इलाके में रहने वाले एक वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की है। जब पुलिस को ये पता चला कि ये कार वेद प्रकाश जी की है तो वो पुलिस उनके घर जाती है। पुलिस दिल्ली के वजीराबाद में उनके घर पहुंची तो देखी घर में ताला लगा हुआ है। उनके घर में कोई नहीं है, ना उनके माता पिता ना उनके भाई बहन। पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि पूरा परिवार आखिर कहाँ गया। लड़की की फोटो भी पुलिस ने दिखाई सबको तो लड़की की पहचान नैना किरोड़ीवाल के तौर पे हुई, जो कि लगभग 21 साल की थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। तो यूपी पुलिस ने सोचा ये लड़की दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी, जरूर इसका किसी लड़के के साथ अफेयर होगा और घर वाले उसके रिश्ते के खिलाफ होंगे। इसलिए समाज में अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए लड़की के माँ बाप और भाई बहन ने मिलकर उसकी हत्या कर दी होगी और यूपी पुलिस इस हत्या को ओनर किलिंग का मामला समझ रही थी। और पुलिस का शक इसलिए और बढ़ गया था क्योंकि जब यूपी पुलिस उस लड़की के घर पहुंचती है तो उसके घर में ताला लगा हुआ था, उसके घर पे कोई नहीं था। इसलिए जब यूपी पुलिस ने चार्जशीट दायर करी तो उसने इस मामले को ओनर किलिंग का मामला बताया और कोर्ट में कहा कि लड़की को उसके घर वालों ने ही मार डाला है और मारने के बाद फरार हो गए हैं। पुलिस की रिपोर्ट और सारी बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने भी नैना के सभी फैमिली को मर्डर्स घोषित कर दिया और उन्हें खोजने का आदेश दिया और इस पूरे मामले को ओनर किलिंग का नाम दे दिया गया। ये केस यहीं पे ख़त्म हो जाता है, यहीं पे इस केस का फैसला हो जाता है और बंद हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये केस इतना सिंपल नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। जब कोर्ट ने इसको ओनर किलिंग का मामला दिया तो इस केस के हत्यारे काफ़ी खुश थे। उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि उन्होंने 4 लोगों को मौत के घाट उतारा था और ऐसा कत्ल करने के बाद भी उन्हें कोई सज़ा नहीं मिल रही थी क्योंकि कोर्ट से इस कत्ल को ओनर किलिंग का नाम दे दिया गया था। पर चाहे अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, कभी न कभी पकड़ा ही जाता है, कुछ न कुछ सबूत वो छोड़ के चला जाता है। ऐसा ही कुछ इस हत्याकांड में भी हुआ और लगभग 2 साल बाद दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने नैना की हत्या को लेकर एक ऐसी सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली खुलासा किया जिसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया।
दिल्ली क्राइम ब्रांच ने यह दावा किया कि नैना की परिवार कहीं भागी नहीं है, बल्कि चारों सदस्यों की बारी बारी से हत्या कर दी गई है। दरअसल दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस को एक दिन इस केस से जुड़ा हुआ एक ऐसा राज पता चला जिसने पूरे मामले को पलट कर रख दिया। जांच के दौरान पुलिस को जो बातें पता चली वो काफी चौंकाने वाली थी। हत्या के 2 साल बाद सिर्फ एक सुराग ने सारी बाजी पलट के रख दी और उसी वजह से कातिलों का भंडाफोड़ भी हो सका। आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि मर्डर के 2 साल बाद दिल्ली पुलिस को आखिर कौन सा राज पता चला जिसने पुलिस को कातिल तक पहुंचने में मदद करी। जैसा कि मैंने आपको घटना के शुरू में बताया था कि इस घटना के 6 किरदार काफी अहम थे। अभिषेक और रितेश के अलावा 2 नाम और सामने आए, मनोज, भावला और सोनू। मनोज ही वो कड़ी थी जिसकी वजह से इस घटना को वापस से स्टार्ट किया गया, इस केस को वापस से रीओपन किया गया। तो अनजाने में ही मनोज बाबला नाम के इस लड़के ने इस वारदात के बारे में किसी को बताया। उसने अपनी तारीफ करते हुए कहा कि 2 साल पहले उसने 6 लोगों का मर्डर कर दिया था और आज तक क्राइम ब्रांच की पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है। यह बात किसी तरह से दिल्ली क्राइम ब्रांच के कानों में पहुंच जाती है और पुलिस अपनी तहकीकात फिर शुरू कर देती है। ऐसा लगने लगा था कि अब वेद प्रकाश फैमिली हत्याकांड का हत्यारा मिल जाएगा और पुलिस भी काफ़ी एक्टिव और काफ़ी मेहनत मुसक्कत के साथ छानबीन करना शुरू कर रही थी। पुलिस को जब एकदम लगने लगा था कि वो कातिल को पकड़ने वाली है और वेद प्रकाश फैमिली के हत्यारे का अभी पता लग जाएगा, तभी इस कहानी में एक और मोड़ आ जाता है और पुलिस को कहीं से खबर मिलती है कि दरअसल जिसकी वो तलाश कर रही है, मनोज बाबले नाम का इंसान को, जिसने बोला कि उसने ही सबकी कत्ल करी है, उसके रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। पुलिस के हाथ एक बार फिर से निराशा लगती है, लेकिन पुलिस हार नहीं मानती और अपनी जांच जारी रखते हुए फिर तहकीकात करना शुरू करती है। तब पुलिस को पता चलता है कि मनोज बाबला की दोस्ती अभिषेक पाल के साथ है। पुलिस मनोज के साथी अभिषेक पाल को पे शक हुआ और शक के बुनियाद पे पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब सवाल यह था कि आखिर किसकी इस परिवार से इतनी बड़ी दुश्मनी थी जो कि पूरे परिवार को मौत के नींद सुला दिया, और हत्यारा का मकसद क्या था? नैना की लाश आखिर हापुड़ नहर में कैसे मिली, किसने फेंकी थी, और बाकी लोगों की तलाश कहाँ से शुरू की जाए? बाकी लोगों की लाश तक नहीं मिली थी। ऐसे बहुत से सवाल अपने दिमाग में लाके पुलिस अपना काम शुरू करती है। इन सब के जवाब को ढूंढने के लिए अब पुलिस अभिषेक पाल से पूछताछ करना शुरू करती है। पहले तो अभिषेक ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जब अपना रवैया थोड़ा सख्त किया और सख्ती के साथ पूछताछ करनी शुरू कर दी, तो वो पुलिस के सामने सब कुछ बोलना शुरू हो जाता है और कुछ ऐसी सनसनीखेज का खुलासा करता है जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। अभिषेक ने बताया कि इस घटना के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले घटना के पहले जाना होगा। तो वेद प्रकाश जी वजीराबाद में रहने वाले किरोड़ापल एक बहुत बड़े फाइनेंशियल बिजनेसमैन थे। उसके अलावा उनकी दिल्ली में मजनू की टीला नाम की जगह पर एक बहुत बड़ी कपड़ों का बिजनेस भी था। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और इसलिए उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उनके परिवार में उनकी पत्नी साधना और बेटी नैना के अलावा एक बेटा शिवम भी था। पूरी फैमिली बहुत हंसी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी जी रही थी। लेकिन तब एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरा परिवार को ख़त्म कर दिया गया। वेद प्रकाश के दुकान पर रितेश कटियार नाम का एक लड़का काम करता था। उसे ऐसा लगने लगा कि नौकरी करके वह अपने परिवार की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। पर कोई भी काम शुरू करने के लिए पैसे का होना बहुत ज़रूरी होता है और पैसे उसके पास नहीं थे। उसने इसके बारे में वेद प्रकाश से बात की और अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि उसे अपना काम स्टार्ट करना है और उसके लिए उसे कुछ पैसे चाहिए। इस पर वेद प्रकाश जी ने उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह रितेश कटियार ने अगस्त 2015 में वेद प्रकाश किरोड़ीवाल से 9 लाख का लोन ले लिया। जब रितेश ने कर्ज लिया तो उस वक्त अभिषेक पाल को उसका गारंटर बनाया था। इसके अलावा रितेश ने वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की दुकान को भी किराए पे ले ली। तब वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की हेल्प से अब रितेश ने अपना धंधा भी स्टार्ट कर दिया था। शुरू में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। हर महीने रितेश कटियार वेद प्रकाश को लोन की किस्तें दे रहा था।
लेकिन उसका बिजनेस कुछ दिन के बाद खराब होता जा रहा था। उसे नुकसान लगातार होने लगा था। घाटे की वजह से अब वो रितेश हर महीने लोन का इंस्टॉलमेंट वेद प्रकाश जी को नहीं दे पा रहा था और यहाँ तक कि दुकान का किराया देना भी उसके लिए अब मुश्किल हो गया था। जब रितेश कटियार ने कर्ज की किस्त और रेंट देना बंद कर दिया तो पहले तो वेद प्रकाश किरोड़ीवाल ने उससे प्यार से कहा कि वह समय से उसका पैसा दे दे। ये सुनने के बाद रितेश कटियार ने बिल्कुल ही इसे लाइटली लिया, सीरियसली नहीं लिया और पैसे देना स्टार्ट नहीं किया। तो पैसे लेने के लिए वेद प्रकाश जी ने रितेश के ऊपर पैसे थोड़ा दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस बात को लेकर दोनों में आए दिन बहस होना शुरू हो गया था। पैसे की वजह से दोनों के बीच बहुत ज्यादा बात बढ़ गई थी, लेकिन इस परेशानी का कोई हल नहीं दिख रहा था क्योंकि रितेश कटियार का बिजनेस पूरी तरह डूब चुका था और ऐसे में उसके पास पैसे नहीं थे वेद प्रकाश जी को देने के लिए। रोज रोज की लड़ाई और बहसबाजी से रितेश कटियार बहुत ही परेशान हो गया था। वह इन सबसे अब छुटकारा पाना चाहता था। वेद प्रकाश अब रितेश कटियार के गारंटर अभिषेक पर भी पैसे वापस करने का दबाव बनाने लगे थे, जिससे वह भी परेशान हो गया था। जब किसी तरह से कोई बात नहीं बनती दिखाई दे रही थी तब एक दिन इन दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वे इस प्रॉब्लम का ही कोई ऐसा हाल निकालेंगे कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उन्हें अब कुछ ऐसा करना था जिसकी वजह से मामला पूरी तरह खत्म हो जाए और आपको यकीन नहीं आएगा कि इन दोनों ने कैसा प्लान बनाया। एक ऐसा घिनौना आइडिया इनके दिमाग में आया जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया। इनका प्लान सुन के आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा और लगेगा कि क्या इसके बाद हमें भी दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, और अगर हमें अपने पैसे लेने का अंजाम ऐसा भुगतना पड़ेगा तो सबके लिए किसी की हेल्प करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। फिर इन दोनों ने मिलकर बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। काफी सोचने के बाद इन्होंने प्लान बनाया कि वेद प्रकाश किरोड़ीवाल को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी जाए, यानी उनकी हत्या कर दी जाए। इन्होंने इस हत्या के लिए दो और लड़के मनोज और सोनू को भी शामिल कर लिया। प्लान के मुताबिक अभिषेक ने अब नैना के छोटे भाई शुभम को ड्राइविंग सिखानी शुरू कर दी थी क्योंकि उसका मकसद था कि वह इस परिवार के करीब आ सके और सब कुछ इनकी योजना के हिसाब से ही चल रहा था। तो उन्होंने 15 जुलाई को वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की हत्या की योजना बनाई थी। हत्या वाले दिन यानी 15 जुलाई 2016 को अभिषेक पाल लगभग 11 बजे वेद प्रकाश किरोड़ीवाल के घर पहुंच गया और उसने वेद प्रकाश से कहा कि शुभम की कार की टायर खराब हो गई है और उसे चेंज करवाना बहुत ज़रूरी है। उसने वेद प्रकाश को टायर बदलवाने के लिए अपने साथ टायर की दुकान पे चलने के लिए कहा। बस फिर क्या था, वेद प्रकाश अभिषेक के साथ टायर की दुकान पर जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। वह इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थे कि ये लोग क्या खेल खेलने वाले हैं, क्योंकि चाहे जितनी भी लड़ाई हो चुकी हो लेकिन वेद प्रकाश को अभिषेक के ऊपर अभी भी भरोसा था क्योंकि वह उसके दुकान पे काफी समय से काम कर रहा था और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी जिसकी वजह से उनकी और उनके पूरे परिवार की जान चली गई। कई बार हम ऐसे लोगों पे भरोसा कर लेते हैं जो आगे चलकर हमारे आस्तीन का सांप बन जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें दूसरों लोगों पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। तो अपने घर से निकलकर वेद प्रकाश गाड़ी की अगली सीट पर बैठ गए। वेद प्रकाश किरोड़ीवाल आगे सीट पर बैठे हुए थे, तभी मौका देखकर हत्यारे ने क्लच वायर से उनका गला घोटना शुरू कर दिया। वेद प्रकाश बुरी तरीके से तड़प रहे थे और अपनी जान बचाने के लिए हाथ को इधर उधर मार रहे थे, लेकिन सब बेकार था। कुछ देर बाद उनका शरीर ठंडा हो गया और उनकी मौत हो गई। कातिलों ने उन्हें वहीं कार के डिक्की में डाल दिया। दोनों काफी खुश थे। उन्हें अपनी चालाकी पे बहुत गर्व हो रहा था और उन्हें अपनी चालाकी और वेद प्रकाश को मौत की घाट उतारने पे काफी गर्व हो रहा था। लेकिन अब इन दोनों को इस बात का डर सताने लगा कि जब वेद प्रकाश जी घर नहीं पहुंचेंगे तो ऐसे में वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की पत्नी साधना और बेटे शुभम पुलिस को इस बारे में जानकारी दे सकते हैं कि वह अभिषेक के साथ घर से निकले थे। बस इसी डर की वजह से इन दोनों ने फैसला किया कि पूरी फैमिली को ही निपटा देंगे। लगभग दोपहर के 2 बजे इन दोनों ने शुभम को कॉल किया और उससे कहा कि तुम्हारी कार की टायर सही हो गई है, तुम अगर एक बार गाड़ी चला के देख लो टायर सही है या नहीं तो अच्छा रहेगा।
शुभम को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि कोई इस तरह धोखे से उसे बुलाकर उसकी हत्या कर सकता है। वह उसके पास चला जाता है। शुभम की हत्या भी ठीक वैसे ही की गई जैसे वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की गई थी, यानी उसका मर्डर भी क्लच वायर से गला घोट के किया गया था। गला घुटने की वजह से और सांस रुकने की वजह से शुभम भी दम तोड़ देता है। उसका मर्डर करने के बाद अभिषेक और रितेश कटियार ने उसकी बॉडी को भी पीछे कार की डिक्की में रख दिया, जहां पे पहले से उन लोगों ने वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की बॉडी रखी हुई थी। दोनों बाप बेटों का काम तमाम करने के बाद अब इन दरिंदों ने अगला निशाना वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की पत्नी साधना को बनाया। फिर वेद प्रकाश किरोड़ीवाल के घर पहुंच गया और वहां उनकी पत्नी साधना से झूठ बोला कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है और वह हॉस्पिटल में है। अपने पति की एक्सीडेंट की खबर सुनकर साधना काफी परेशान हो गई और वह उन दोनों के साथ घर से निकल गई ताकि जल्द से जल्द अपने पति के पास पहुंचे और उनका हाल समाचार ले सके। लेकिन बेचारी साधना को क्या पता था कि उनके पति और बेटे तो पहले ही खत्म कर दिए गए हैं और अब उसकी बारी है। साधना को कत्ल करने के लिए उन्होंने क्लच वायर का इस्तेमाल किया और उन्होंने वेद प्रकाश शुभम को जैसे ठिकाने लगाया था वैसे ही साधना को भी ठिकाने लगा दिया। अब केवल नैना बची थी। लगभग रात के 9 बजे दोनों अपराधी वेद प्रकाश के घर फिर जाते हैं। नैना को भी वही एक्सीडेंट की झूठी कहानी सुनाते हैं जो उन्होंने उनकी मां साधना को सुनाया था। नैना भी उनकी बातों में आ जाती है और उनके साथ घर से निकल जाती है। रास्ते में वो लोग नैना को भी क्लच वायर से गला घोटकर मार डालते हैं और इस तरह एक हंसता खेलता परिवार कुछ घंटों में मौत की नींद सो जाता है। पूरा परिवार इन हत्यारों ने खत्म कर दिया। हत्यारों को अपने किए पर कोई शर्म नहीं थी, ना ही कोई दुख था, ना ही कोई पछतावा था। ऐसे लोग समाज में रहने के लायक नहीं होते। अपने किए हुए कांड पे उन्हें कोई अफसोस ना था। उनके दिल में थोड़ी सी इंसानियत होती तो उन्होंने पूरे परिवार को खत्म करने की कभी योजना ही ना बनाई होती। उसके बाद वो चारों शव लेकर एक सुनसान एरिया में एक स्कूल के पास जाते हैं। वहाँ बहुत ही सुनसान था, वहाँ कोई आता जाता नहीं था। चारों लोगों के शव को वहीं फेंक कर वापस आ गए। 16 जुलाई को रात में एक बार फिर वो चारों उस स्कूल में गए। उन्होंने उस सभी लाशों को एक कपड़े में लपेटा और एक बार फिर कार की डिक्की में रख लिया। लेकिन ये कार वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की थी और वही सेंट्रो कार थी जो हापुड़ नहर के पास मिली थी। वह बहुत ही चालाकी से अपना काम कर रहे थे ताकि किसी को इस हत्याकांड की भनक तक ना लग सके। इसलिए उन्होंने उन सब शवों के ऊपर परफ्यूम भारी मात्रा में पूरी बोतल डाल दी ताकि कोई बदबू कहीं से ना आए। और वहाँ इन लाशों को ले जाकर वो हापुड़ में कनाल के पास पहुंचकर वहां पे चारों लाशों को नहर में डाल दिया, जिसकी वजह से अगली सुबह कुछ लोगों ने एक महिला की लाश नहर में देखी और फिर पुलिस को बुलाया। जब पुलिस के सामने सारी घटना आई तो उन्होंने बाकी शवों को भी ढूंढने का काफी कोशिश करी, लेकिन बाकी 3 शवों का कभी कुछ पता ना चल पाया। इस मर्डर के मेन एक्यूज रितेश कटियार ने डिप्रेशन और दुख में आकर आत्महत्या कर ली थी। जैसा मैंने आपको पहले बताया, सोनू की पहले ही मौत हो चुकी थी और बाबला भी सड़क दुर्घटना में मारा गया था। क्या किस्मत थी इनकी। 1 साल पहले इन्होंने उस परिवार को छुटकारा पाने के लिए मारा। अब इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने हत्या की मास्टरमाइंड अभिषेक पाल को गिरफ्तार करके अपनी आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो इस पूरे हत्याकांड में आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइएगा। सतर्क रहिएगा, किसी पे अंधविश्वास मत कीजिएगा। आजकल ये पता करना बहुत ही मुश्किल है कि आपके साथ जो घूम रहा है आपका दोस्त है या दोस्त के रूप में एक भेड़िया। तो सावधान रहें और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये घटना लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी इसके बारे में पता चले। फिर आपसे मिलते हैं नई घटना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।